नमस्कार। एमए हिंदी के पाठ्यक्रम एमएचडी 4 नाटक और अन्य गद्य विधाओं से संबंधित एक वीडियो कार्यक्रम नुक्कड़ नाटक अवधारणा और विकास पर हम इसमें बातचीत करेंगे। इस वीडियो कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। नुक्कड़ नाटक क्या है इसे हम समझेंगे और ये अन्य नाटकों से किस तरह से अलग है, किस तरह से भिन्न है, इसको भी हम समझेंगे। और हिंदुस्तान में खासतौर पर हिंदी में नुक्कड़ नाटक का विकास किस तरह से हुआ है उस पर भी हम बातचीत करेंगे। नुक्कड़ नाटक जो है वो अंग्रेजी के स्ट्रीट प्ले के लिए प्रयुक्त हिंदी शब्द है, यानी कि जिसे हम अंग्रेजी में स्ट्रीट प्ले कहते हैं, गलियों में खेले जाने वाला नाटक। उसी तरह से नुक्कड़ नाटक भी गलियों में, रास्तों में, चौराहों पर कहीं भी बिना किसी रंगमंच के तामझाम के खेला जा सकता है। नुक्कड़ इसलिए कहा जा सकता है कि वो किसी गली चौराहे के नुक्कड़ पर खेल सकते हैं हम, और इसलिए इसे नुक्कड़ नाम दिया गया है। अगर बिल्कुल शाब्दिक अर्थ करें तो स्ट्रीट प्ले का मतलब होता है गली का नाटक या रास्ते का नाटक, लेकिन नुक्कड़ नाटक शब्द इसमें प्रचलित हो चुका है और मेरे ख्याल में वो बिल्कुल वही अर्थ देता है जो स्ट्रीट प्ले का अर्थ है। और मुख्य चीज़ें दो है। नंबर एक कि यह कहीं भी खेला जा सकता है, किसी गली में, किसी चौराहे पर, किसी खुली जगह पर। और दूसरी चीज़ यह है कि इसके लिए जो रंगमंचीय तामझाम की ज़रूरत होती है वो उसकी ज़रूरत नहीं होती। रंगमंचीय तामझाम क्या है इस पर हम वो बहुत कुछ आप जानते होंगे, लेकिन इस पर हम आगे बातचीत करेंगे। नुक्कड़ नाटक जो है वो नाटक का एक रूप है। ये न समझें कि वो नाटक नहीं है, वो नाटक है और उसे भी खेला जाना होता है। लेकिन जो दूसरे नाटक होते हैं उन नाटकों से इसका बुनियादी फ़र्क जो है वो यही है कि जहाँ दूसरे नाटक रंगमंच पर खेले जाते हैं, नुक्कड़ नाटक रंगमंच पर नहीं खेला जाता। समानता क्या है? समानता यह है कि नुक्कड़ नाटक भी एक दृश्य माध्यम है, उसके मूल में भी अभिनय होता है, आंगिक अभिनय यानी शारीरिक अभिनय भी और भावात्मक अभिनय भी। इसमें भी विभिन्न चरित्रों के बीच में जो कहना चाहिए कि संबंध और संघर्ष होता है, उससे आंगिक और भावात्मक क्रियाओं को हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है अभिनय के माध्यम से और संवादों के माध्यम से। और दर्शक तक उस नाटक का अर्थ जो है उस अभिनय और संवादों के माध्यम से ही व्यक्त होता है। तो ये चीज़ जो नाटक की विशेषता है, ये नाटक की विशेषता नुक्कड़ नाटक में भी होती है। नुक्कड़ नाटक के केंद्र में भी अभिनय होता है, संवाद होता है, और वो अभिनय और संवाद के कारण ही उसे नाटक कहा जाता है। और चूंकि वो खेला नुक्कड़ों पर जाता है, गलियों में खेला जाता है, इसलिए उसे नुक्कड़ नाटक कहते हैं। नुक्कड़ नाटक जो है उसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है और कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। जैसे जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, सबसे पहले हम उसकी चर्चा करें। नुक्कड़ नाटक को खेलने के लिए रंगमंच की ज़रूरत नहीं होती, न किसी थिएटर की, किसी प्रेक्षागृह की ज़रूरत होती। वो बिना प्रेक्षागृह के यानी कि बिना थिएटर के और बिना रंगमंच के खेला जाता है। जब बिना रंगमंच और बिना प्रेक्षागृह के खेला जाता है तो निश्चित रूप से और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। जैसे रंगमंच पर जब नाटक को खेला जाता है तो उस रंगमंच की साज सज्जा करनी होती है जहाँ उसे खेला जाता है, ठीक है। उसे जिस काल और देश को उस नाटक के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाना है, उस काल और देश के अनुसार रंगमंच की साज सज्जा की जाती है। मसलन मान लीजिए जैसे हम स्कंदगुप्त नाटक को लें, तो अगर स्कंदगुप्त नाटक को खेला जाना है तो उसके रंगमंच की साज सज्जा जो है स्कंदगुप्त के काल के अनुसार करनी होगी। अगर वो महल का दृश्य है तो महल का रूप देना पड़ेगा, वैसा ही सिंहासन बनाना पड़ेगा,
वैसे ही दीवारों वाली पर्दे बनाने होंगे, उसी तरह का सारा तामझाम करना होगा जो एक राजमहल का या दरबार का होता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए किसी मध्य वर्ग का परिवार है, जैसे कि आधे अधूरे में है, तो उस मध्य वर्ग के परिवार के अनुसार जो है उस नाटक का रंगमंच भी वैसा ही तैयार किया जाएगा। जैसा कि आपने आधे अधूरे में देखा होगा कि जिस बैठक के कमरे में पूरा नाटक खेला जाता है या नाटक प्रस्तुत होता है, उसके अनुसार वहाँ पर सोफ़ा सेट है, डाइनिंग टेबल है और उसी तरह का पूरा माहौल वहाँ बनाया जाता है। तो ये सब चीज़ें नुक्कड़ नाटक में नहीं होती, क्योंकि नुक्कड़ नाटक तो गलियों और चौराहों पर खेला जाता है और गलियों और चौराहों पर आप ये सब नहीं कर सकते। अगर आपको बैठक बनानी है तो वहाँ पर सड़क पर आप सोफ़ा नहीं लगा सकते या डाइनिंग टेबल नहीं लगा सकते। तो इस तरह से नुक्कड़ नाटक जो है वो रंगमंच की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उसके बिना खेला जाता है। फिर हम पात्रों पर आएँ। रंगमंच पर जो पात्र हैं उनको अपने चरित्र के अनुसार वेशभूषा धारण करनी होती है। मसलन अगर वो जैसे फिर वही उदाहरण दूँ मैं, स्कंदगुप्त नाटक है तो स्कंदगुप्त नाटक के जो पात्र हैं वो अगर राज परिवार से संबंधित हैं तो उन्हें राजसी वेशभूषा धारण करनी पड़ेगी। स्कंदगुप्त जो है वो पैंट शर्ट पहनकर वहाँ पर नहीं आ सकता, क्योंकि वो 5वीं शताब्दी का राजकुमार है और 5वीं शताब्दी के राजकुमार जिस तरह की वेशभूषा धारण करते होंगे वैसी ही वेशभूषा पहनकर उसे मंच पर आना होगा। इसी तरह से आधे अधूरे में सावित्री जो है एक नौकरी पेशा स्त्री है तो उसकी वेशभूषा उसी के अनुसार होगी। महेंद्रनाथ की वेशभूषा भी उसी के अनुसार होगी। और अगर एक दृश्य और दूसरे दृश्य में वेशभूषा में परिवर्तन होता है तो वो पूरी वेशभूषा जो है दूसरी बदली हुई होगी। मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो है घर में ड्राइंग रूम में बैठा हुआ आराम कर रहा है तो हो सकता है कि वो बहुत कैजुअल किस्म के कपड़े पहनकर बैठा हो, पाजामा कुर्ता या निकर वगैरह। लेकिन अगर उसे कहीं ऑफिस जाना है, इंटरव्यू देने जाना है तो उसकी वेशभूषा बिल्कुल बदली हुई हो सकता है कि वो पैंट शर्ट कोट वगैरह पहने, टाई लगा कर जा रहा हो, तो वेशभूषा इसके अनुसार होगी। लेकिन नुक्कड़ नाटक में आप पात्रों के साथ इस तरह की छूट नहीं ले सकते। वहाँ ऐसा नहीं है कि एक दृश्य में आप उसे हाफ पैंट पहना हुआ बताएं या पाजामा पहना हुआ बताएं और दूसरे में टाई लगी हुई और पैंट कोट पहना हुआ, सूट पहना हुआ दिखाएं, तो ये भी संभव नहीं है। इसी तरह से आप देखते हैं कि जब रंगमंच पर नाटक खेला जाता है तो आमतौर पर प्रेक्षागृह में, यानी कि जहाँ दर्शक बैठे होते हैं, वहाँ पर अंधेरा होता है। रोशनी जो है वो केवल रंगमंच पर होती है जहाँ पर नाटक खेला जाता है, और वह रोशनी जो है वो भी एक सी नहीं होती। दृश्यों के अनुसार, भावनाओं के अनुसार, स्थितियों के अनुसार उस प्रकाश व्यवस्था को भी बदला जाता है। और ऐसे में जो अभिनेता हैं उनका चेहरा, उनके चेहरे पर व्यक्त होने वाले भाव उभर कर आए अच्छी तरह से, उसके लिए खास तरह का मेकअप किया जाता है और यह मेकअप वहाँ बहुत ज़रूरी होता है। तो लेकिन अगर आप उसे सड़क पर दिखा रहे हैं नाटक को तो वहाँ मेकअप कहाँ होगा, कैसे होगा, क्योंकि वहाँ तो सब कुछ सड़क पर होना है, सबों के सामने होना है। तो इसलिए वहाँ जो रंगमंच के लिए, जो प्रेक्षागृह के लिए ज़रूरी है, पात्रों के साथ वैसा कुछ करना नुक्कड़ नाटक में संभव नहीं है। फिर जिस रंगमंच पर नाटक खेला जाता है, जैसा मैं बता चुका हूँ कि वहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था होती है, वहाँ पर परिस्थितियों के अनुसार, भावनाओं के उतार चढ़ाव के अनुसार जो है बैकग्राउंड म्यूजिक का भी इस्तेमाल होता है। आप फिल्मों के संदर्भ में इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि फिल्मों में पार्श्व संगीत चलता है। वो जैसा भावनात्मक दृश्य होता है उसी के अनुसार वो
पार्श्व संगीत का इस्तेमाल होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक का होता है। मान लीजिए हल्का फुल्का दृश्य है तो संगीत भी वैसा ही होगा, बहुत गंभीर दृश्य होता है संगीत तो बिल्कुल दूसरी तरह का होगा, बहुत ज़्यादा त्रासद दृश्य हो तो तीसरे तरह का संगीत होगा। लेकिन नुक्कड़ नाटक में तो आप इस तरह के संगीत की या प्रकाश व्यवस्था की नहीं कर सकते। वहाँ पर आप कहाँ लाइट लगाएंगे, और संगीत के लिए जो ऑर्केस्ट्रा की ज़रूरत पड़ेगी वो ऑर्केस्ट्रा कहाँ से लाएंगे और लाकर फिर उन्हें कहाँ खड़ा करेंगे। तो ये जो मंच पर रंगमंच के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है वो सब चीज़ें नुक्कड़ नाटक में संभव नहीं है। नुक्कड़ नाटक होते हुए भी वो रंगमंच पर प्रेक्षागृह में खेले जाने वाले नाटकों से इन सब पहलुओं से अलग होता है। इन सब बातों की का कहना चाहिए कि उसमें नहीं होता। फिर दर्शक, नुक्कड़ नाटक के दर्शक और रंगमंच के दर्शक अलग अलग होते हैं। नुक्कड़ नाटक के दर्शक जो है वो रास्ते में आते जाते हुए लोग होते हैं, जबकि प्रेक्षागृह में थिएटर में जब नाटक देखने के लिए कोई जाता है तो उसे टिकट लेकर जाना होता है। वो पहले टिकट खरीदता है और टिकट लेकर फिर प्रेक्षागृह में जाता है और फिर उसे एक निश्चित सीट पर बैठकर नाटक देखना होता है। लेकिन जब वो नुक्कड़ नाटक देखता है तब ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि प्रेक्षागृह में जो नाटक टिकट लेकर जाते हैं तो आमतौर पर वो शिक्षित मध्य वर्ग के लोग होते हैं, और जो नाटक खेले जाते हैं उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उनकी अभिरुचि के अनुसार नाटक हो। जैसे आप उदाहरण के लिए हम इन 3 नाटकों की चर्चा करें जो आपके पाठ्यक्रम में है, बल्कि 4 नाटकों की। आधे अधूरे को लें तो आधे अधूरे की जो कथा है वो मध्य वर्ग से संबंधित है। इसी तरह से स्कंदगुप्त जो है राजकीय परिवार की कथा कहता है हमारे सामने। इसी तरह से अंधा युग जो है एक पौराणिक कथा, महाभारत की कथा हमारे सामने आती है। और इसी तरह से जो अंधेर नगरी नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, वो प्रतीकात्मक नाटक है। उसमें राजा भी है, मंत्री भी है, लेकिन उसमें सामान्य लोग भी है, सब्जी बेचने वाला भी है, तरह तरह के लोग हैं वहाँ पर। तो उसमें मिला जुला मामला है। तो इसलिए आप देखेंगे कि भारतेंदु का नुक्कड़ ये जो नाटक है अंधेर नगरी, ये कुछ हद तक नुक्कड़ नाटक से मिलता जुलता है। हालांकि वो रंगमंच पर ही खेला जाता है आमतौर पर, और उसके साथ कई तरह के प्रयोग हुए हैं, लेकिन हम उसे नुक्कड़ नाटक नहीं कहेंगे। तो इस रूप में आप देखेंगे कि प्रेक्षागृह के दर्शक जो हैं अलग तरह के होते हैं। नुक्कड़ नाटक के दर्शक जो हैं वो दरअसल राह चलता कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जो गली चौराहों पर गुजर रहे हैं, वो अगर नाटक होता हुआ देख रहे हैं तो वो वहाँ पर खड़े हो जाएंगे। वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मजमा मदारी लगाता है सड़क पर, और उसके लिए पहले डमरू बजाता है, फिर अजीब सी आवाज़ निकाल कर लोगों को आकृष्ट करता है, फिर लोग चारों ओर उसके घेरा डालकर खड़े हो जाते हैं, और वो बीच में बंदर को लेकर या भालू को लेकर खड़ा हो जाता है और तरह तरह की आवाज़ लगाता है। तो ये जो मजमा लगाने का तरीका है, नुक्कड़ नाटक का तरीका कमोबेश वही होता है, और उसी तरह से वो मजमा लगाने की तरह नुक्कड़ नाटक खेला जाता है। तो आप देखेंगे कि मदारी जब अपना तमाशा दिखा रहा होता है सड़क पर तो वो क्या करता है, वो एक जगह खड़ा हो जाता है, फिर वो डमरू बजाने लगता है और फिर आवाज़ देता है। तो लोग क्या करते हैं कि चारों ओर खड़े हो जाते हैं। चारों ओर खड़े हो जाते हैं तो वो गोल गोल घूमता है मदारी, ताकि इस बात का ध्यान रहे कि एक खास जगह जिसमें कि वो अपना तमाशा दिखा सके उतनी जगह वहाँ पर बन जाए। ठीक है, नहीं तो बिल्कुल नज़दीक आ सकते हैं लोग। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मजमा लगाने का जो तरीका है वही तरीका नुक्कड़ नाटक का भी है। यहाँ पर भी जो अभिनेता होते हैं वो अभिनेता एक तरह से घेरा डाल के वहाँ पर आते हैं और एक ख़ास तरह का घेरा बना लेते हैं जिसके बाहर लोग खड़े रहते हैं।
तो इस तरह से नुक्कड़ नाटक की जो प्रवृत्ति है, जो तरीका है खेलने का, वो कमोबेश वैसा ही है जैसा कि एक मजमा लगाने का होता है। नुक्कड़ नाटक जो है वो कई तरह की चीज़ों से मिलकर बना है। आप देखेंगे कि भारत में जो बहुत सारे लोक नाट्य रूप हैं वो नुक्कड़ नाटक से मिलते जुलते हैं। बहुत सारे नाटक जो हैं किए जाते हैं परंपरागत रूप से, वो कहीं भी खेले जा सकते हैं। उसके लिए बहुत तामझाम की ज़रूरत नहीं होती और लोग उनसे चूँकि परिचित होते हैं परंपरागत रूप से, इसलिए उनको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है उसे समझने की और उसके अनुसार अपने को ढालने की। इसी तरह से आज़ादी से पहले जिस इप्टा का भारतीय जन नाट्य संघ की स्थापना हुई थी, उसने भी ऐसे बहुत से नाटक खेले जो आम लोगों के बीच में जाकर खेले जाते थे। वो ठीक ठीक तो नहीं कह सकते हम कि वो नुक्कड़ नाटक थे, लेकिन वो नुक्कड़ नाटक का पूर्व रूप उन्हें कह सकते हैं। इन दोनों तरह की परंपराओं को इस नुक्कड़ नाटक ने अपने अंदर आत्मसात किया था और इसकी विशेषताएं हमें इस नुक्कड़ नाटक में भी देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखने की है। नुक्कड़ नाटक की शुरुआत क्यों हुई, यह एक बड़ा सवाल है जिसे समझने की ज़रूरत है। नुक्कड़ नाटक का उदय जो है हिंदुस्तान में 6-7वें दशक में हुआ। 6-7वें दशक की जो खास तरह की परिस्थितियाँ थी, इन परिस्थितियों ने नुक्कड़ नाटक को पैदा किया। हुआ यह कि 47 के बाद में जो 10-15 साल गुजरे, जिसमें देश ने तेज़ी से विकास किया, वह नेहरू युग था और जिसमें तेज़ी से विकास हुआ और हम एक विकास की खास मंजिल तक पहुँचे। लेकिन उसके बावजूद यह भी सच्चाई है कि जनता की बहुत सारी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ। भूखमरी थी, अकाल भी पड़ जाते थे, बेरोजगारी थी, जनता त्रस्त रहती थी और लोगों में असंतोष था। और इस कारण से 7वें दशक में आते आते बहुत तरह के आंदोलन हुए। किसानों के आंदोलन हुए, मजदूरों के आंदोलन हुए, विद्यार्थियों के आंदोलन हुए, युवाओं के आंदोलन हुए और इन आंदोलनों में लोगों की भागीदारी हुई, लोग ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें, इसके लिए और बहुत सारे तरीके अपनाए गए। उसके साथ साथ नुक्कड़ नाटक भी जो है उसकी प्रविधि भी अपनाई गई, यानी कि ये लोगों के बीच में अपनी बात पहुंचाने के लिए नुक्कड़ नाटकों का सहारा लिया गया। इन नुक्कड़ नाटकों में राजनीतिक समस्याओं पर भी नुक्कड़ नाटक खेले गए, सामाजिक समस्याओं पर नुक्कड़ नाटक खेले गए। बहुत सारे राजनीतिक, जैसे मैंने बताया कि बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ रही है, भूखमरी बढ़ रही है, तो इन मुद्दों पर भी नाटक खेले गए। किसानों पर, मजदूरों की समस्याओं पर नाटक खेले गए। लेकिन कई सामाजिक समस्याओं पर भी नाटक खेले गए, जैसे दहेज प्रथा है, स्त्री शिक्षा का अभाव है, धार्मिक और सामाजिक रूढ़िवाद है। ऐसे मुद्दों पर भी नाटक खेले गए। जो नाटक आपके पाठ्यक्रम में नुक्कड़ नाटक रखा गया है, औरत, वो दरअसल औरतों के जीवन को लेकर है कि औरतों को किस तरह के ज़िंदगी का सामना करना पड़ता है, उनके सामने क्या समस्याएं आती है और उनके जीवन में बदलाव क्यों ज़रूरी है। न केवल उनके जीवन में बल्कि उनको लेकर, यानी स्त्रियों को लेकर लोगों की सोच में कैसे बदलाव आए, यह भी बहुत ज़रूरी है। तो इस दृष्टि से देखें तो नुक्कड़ नाटक दरअसल एक ऐसा माध्यम है जिसे जनता के बीच अपनी बात पहुंचाने के लिए आसानी से प्रयोग में लाया जा सकता है। इसके लिए बहुत अधिक अभिनेताओं की आवश्यकता नहीं होती, बहुत ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं होती, बहुत कम पैसा खर्च करके कलाकार कहीं पर भी अपना नाटक लोगों तक ले जाकर खेल सकते हैं। और इस रूप में यह एक बहुत ऐसा माध्यम है जो रचनात्मक है, लेकिन साथ ही साथ जो बहुत ही प्रभावशाली भी है। तो इस तरह से नुक्कड़ नाटक की ये कुछ बुनियादी विशेषताएं हैं जिसे समझने की ज़रूरत है। अब अगर इन विशिष्टताओं को आप ध्यान रखें
तो नुक्कड़ नाटक की कथा वस्तु कैसी होनी चाहिए इसको भी समझने की ज़रूरत है। नुक्कड़ नाटक की कथा वस्तु राजनीतिक होगी, सामाजिक होगी, सांस्कृतिक समस्याओं पर केंद्र में रखी हुई हो सकती है, लेकिन जो भी हो वो सीधे दर्शकों के जीवन से जुड़ी हुई हो। अगर दर्शकों के जीवन से जुड़ी हुई नहीं है तो फिर वो लोगों को प्रभावित नहीं करेगी। आप देखेंगे कि प्रेक्षागृह में क्या होता है, थिएटर में जब दर्शक टिकट लेकर आता है तो आमतौर पर नाटक जैसा भी है वो बैठकर देखता है, क्योंकि उसने पैसे खर्च किए होते हैं और इसलिए, और दूसरी उसकी खुद की नाटक देखने का जो उसका अनुभव है उसके अंदर जो परिपक्वता है उसके कारण वो 2 घंटे का नाटक अगर देख रहा है, 2.5 घंटे का नाटक या 1.5 घंटे का नाटक देख रहा है तो वो बैठकर शांति से उसे देखता है। लेकिन नुक्कड़ नाटक के साथ ऐसा नहीं है। नुक्कड़ नाटक तो मजमे की तरह है, वहाँ पर खेला जा रहा है, लोग इकट्ठे हो गए हैं। अब वो मान लीजिए नाटक इस तरह का है कि जिसमें लोगों को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है तो लोग चलते बनेंगे। हो सकता है कि लोग हो हल्ला मचाने लगे, क्योंकि वो किसी मतलब थिएटर की तरह बंधे हुए तो हैं नहीं, तो वो बिल्कुल जो है बिना देखे जा सकते हैं या बीच में ही छोड़कर जा सकते हैं। इसलिए नाटक का ऐसे विषय पर होना बहुत ज़रूरी है जो वहाँ पर एकत्र होने वाले लोगों की जीवन से, उनकी समस्याओं से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ हो, वो प्रासंगिक हो। दूसरा यह है कि नाटक को बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। अगर नाटक लंबा होगा तो उसे खेलना भी मुश्किल होगा और दर्शकों को लंबे समय तक रोकना भी मुश्किल होगा। मान लीजिए आप 2.5-3 घंटे लंबा नाटक, नुक्कड़ नाटक खेलेंगे तो सड़क पर इस तरह से कौन खेलने देगा आपको इतना लंबा नाटक। दूसरा है 2-2.5 घंटे लोग अपना काम जाम छोड़कर वहाँ क्यों खड़े हो जाएंगे इतनी देर तक। और तीसरा है कि ऊब जाएंगे, क्योंकि नुक्कड़ पर अगर नाटक हो रहा है तो वहाँ से पास से गाड़ियाँ भी गुजर रही होगी, लोग भी निकल रहे होंगे, गाड़ी ठेले भी निकल रहे होंगे, कुछ आवाज़ें भी आ रही होगी। तो ऐसे में ये मुमकिन नहीं है कि आप बहुत लंबा नाटक खेलें। छोटा नाटक होना चाहिए, आधे पौन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का, और वो बहुत डायरेक्ट होना चाहिए। जो भी बात कही जानी चाहिए एकदम सीधे हिट करने वाली होनी चाहिए, सीधे असर डालने वाली होनी चाहिए। और ये सीधा असर डालने वाली जो नाटक होगा वो नुक्कड़ नाटक के तौर पर निश्चित रूप से ज़्यादा प्रभावशाली होगा। जहाँ तक पात्रों का सवाल है, पात्र जो है नुक्कड़ नाटक के वो बहुत अधिक नहीं होने चाहिए, क्योंकि इतने पात्रों को सड़क पर उनसे अभिनय कराना और उन्हें जो है संभालना किसी भी नाटक निर्देशक के लिए मुश्किल काम होगा। इसके लिए तरीका ये अपनाया जाता है कि आमतौर पर 6-7 पात्रों से 6-7 अभिनेताओं से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और इस तरह की प्रविधि अपनाई जाती है, जैसे कि आपने आधे अधूरे में देखा कि वहाँ पर 5 पुरुष पात्रों का अभिनय एक ही अभिनेता करता है। नुक्कड़ नाटक में भी ठीक यही प्रविधि अपनाई जाती है कि एक ही अभिनेता नाटक के शुरू में, मान लीजिए वह पिता बना है, तो हो सकता है कि बीच में वो पुलिस वाला बन जाए और बिल्कुल अंत में हो सकता है कि वो पंडित की भूमिका निभाने लगे। और इस तरह से एक ही अभिनेता पूरे नाटक के दौरान में 2-3 तरह के पात्रों को खेल सकता है। इस नाटक में भी देखेंगे कि कुल 6 पुरुष पात्र हैं और 1 स्त्री पात्र है, और वो एक स्त्री पात्र जो है वो 5 स्त्रियों की भूमिका निभाती है एक ही नाटक के अंदर। एक बार वो बेटी है, एक बार वो पत्नी है, एक बार वो विद्यार्थी है, एक बार वो बेरोजगार है और एक बार वो कामगार यानी मजदूर है। तो इस तरह से एक ही स्त्री जो है एक ही नाटक के अंदर अलग अलग रोल प्ले करती है, अभिनय करती है अलग अलग पात्रों का। दूसरी चीज़ यह है कि अभिनेता को उनकी आवाज़ बहुत साफ होनी चाहिए और तीखी होनी चाहिए, तीखी स्पष्ट आवाज़ होनी चाहिए
और तेज आवाज़ होनी चाहिए, क्योंकि आप नुक्कड़ पर नाटक खेलते हुए लाउड स्पीकर का सहारा नहीं ले सकते, माइक का सहारा नहीं ले सकते। आपको जो कुछ भी कहना है अपनी स्वाभाविक आवाज़ में ही कहना है, लेकिन इस तरह से कहना है कि वहाँ पर इकट्ठा सब लोग आसानी से सुन सके। इतना तेज भी नहीं होना चाहिए कि वो आते जाते लोगों को डिस्टर्ब करे। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि किस तरह के पात्र होने चाहिए, कितने पात्र होने चाहिए, कितने अभिनेता होना चाहिए, इन सब बातों को ध्यान रखना होगा। अब रहा नुक्कड़ नाटक की भाषा और प्रस्तुति। देखिए, नुक्कड़ नाटक जो है उसका जो स्क्रिप्ट है, पटकथा है, वो बहुत गठी हुई होनी चाहिए। उसमें एक शब्द भी, एक दृश्य भी, एक कुछ भी जो है गैर जरूरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना समय नहीं होता है। जो भी कहना है बहुत एकदम स्पष्ट रूप से कहना होगा और इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना होगा। आप देखेंगे कि इस लिहाज से नुक्कड़ नाटक जो है उसमें संवाद बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही स्पष्ट होते हैं। उसमें जो संदेश दिया जाना है वो बहुत साफ होता है, जो भावना व्यक्त होनी होती है वो बहुत साफ होनी चाहिए, और बहुत पेचीदगी और जटिलता नुक्कड़ नाटक में नहीं चलती। संकेतात्मक वेशभूषा हो सकती है, होती है, यथार्थपरक नाटक होता है, कथा का विकास तेजी से चल सकता है, लेकिन इतनी तेजी से नहीं कि दर्शकों को समझ में ही ना आए। वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से नाटक का हर एक दृश्य जो है बहुत पूरी कथा बहुत सहज रूप से चले, तार्किक ढंग से चले, और अपने समय की समस्याओं को ध्यान में रखकर वो नाटक लिखा जाना चाहिए। और आप देखेंगे कि पिछले करीबन 4-5 दशकों से हिंदी में बहुत तरह के नाटक खेले गए हैं। कई सारी नाटक मंडलियाँ है, जन नाट्य मंच है, दिशा है, निशांत है, जन सांस्कृतिक मोर्चा है, और भी कई। और ये केवल हिंदी की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा दूसरी भाषाओं में भी बहुत सारे नुक्कड़ नाटक मंडलियाँ है जो कि नाटक खेलती है। ये नुक्कड़ नाटक मंडलियाँ खुद मिलजुल कर भी नाटक खेलती है। जैसे जन नाट्य मंच का जो नाटक है औरत, ये किसी एक लेखक द्वारा लिखा हुआ नहीं है, बल्कि पूरे समूह के द्वारा लिखा हुआ है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लेखक हैं, जैसे पंजाबी के गुरुशरण सिंह है, हिंदी में हरीश वादानी है, रमेश उपाध्याय है, स्वयं प्रकाश है, शिवराम है, असगर वजाहत है। बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जिन्होंने नुक्कड़ नाटक भी लिखे हैं और बहुत उत्कृष्ट। ये ध्यान दें कि नुक्कड़ नाटक का उपयोग सरकारों ने भी अपने प्रचार के लिए किया है। जो योजनाएं वो निकालती है, उन योजनाओं के लिए भी वो नुक्कड़ नाटक का उपयोग करते हैं, परिवार नियोजन का प्रचार करने के लिए, सरकारी योजनाओं का प्रचार करने के लिए। तो ये नुक्कड़ नाटक की विशेषताएं हैं जो मैंने आपके सामने रखी। मैं समझता हूँ कि इसके आधार पर आपको औरत नाटक को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। धन्यवाद।